एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं निपॉन फोकस्ड इक्विटी फंड पे, और इसके फंड मैनेजर विनय शर्मा। किस सेक्टर पे आप सबसे ज्यादा बुलिश हैं और क्यों हैं? तो सेक्टर आने से पहले नीरज, थोड़ा फिलोसॉफिकली मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम इंडियन इकोनॉमी पे बुलिश हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पे थोड़ा सी डाउट्स हैं। एज इन यूएस में कितना करेक्शन होगा, उसका कितना इम्पैक्ट होगा एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स पे। तो हम जनरली उन सेक्टर्स पे ज्यादा बुलिश हैं जो इंडिया पे डिपेंड करते हैं, इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं, और उन सेक्टर्स में थोड़ा अंडरवेट है जो या तो ग्लोबल इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं या ग्लोबल प्राइसिंग पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि कमोडिटीज है, रिफाइनिंग है, जिसमें प्राइसिंग ग्लोबली डिटरमाइंड होती है। तो ऐसे सेक्टर्स में हम अभी थोड़ा सा अंडरवेट है। एंड ये फिलोसफी लास्ट 2-3 साल से चल रही है। हम लास्ट 3-4 साल से हमारी हाइपोथेसिस ये है कि इंडियन इकोनॉमी का रिवाइवल कोविड से पहले चालू हो गया था। वेदर आप बैंकिंग इंडस्ट्री देखें या केपेक्स साइकिल देखें या डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी देखें, एंड इंडियन इकोनॉमी फंडामेंटली ग्लोबल इकोनॉमी से बेटर करेगी। ये हाइपोथेसिस लास्ट 2-3 साल से है, वो कंटिन्यू रहती है। तो सेक्टरली अगर आप बात करेंगे तो हम इंडियन सेक्टर्स पे ज्यादा बुलिश हैं इस वक्त। उसमें मेजर सेक्टर्स ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन बैंकिंग है। तो बैंकिंग इज द नंबर 1 सेक्टर इन द फंड टुडे। बैंकिंग के अलावा हम प्राइवेट और पब्लिक केपेक्स साइकिल दोनों पे फ्रॉम अ 3-4 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू काफी ऑप्टिमिस्टिक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, कैपिटल गुड्स, वो भी एक बड़ा सेक्टर है फंड में। तीसरा बड़ा सेगमेंट फंड का डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन होगा। अब वो डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन अलग अलग सेक्टर में हो सकता है, तो आई कांट से अ पर्टिकुलर सेक्टर, बट जनरली दैट डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन comes in terms of होटल सेक्टर है, मीडिया सेक्टर है, ऑटो है, इन सब से रिफ्लेक्ट होता है फंड में। तो अगर आप बकेट वाइज देखेंगे तो वी आर बुलिश ऑन 3 और 4 बकेट्स, जिसमें बैंकिंग, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, पावर, डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, ये 3 बकेट्स पे हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है, और ये 3 बकेट्स काफी हाई प्रोपोर्शन ऑफ फंड है। ओके अच्छा विनय, ये समझाइए मैं थोड़ा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल को मैं समझ, सबसे ज़्यादा बुलिश हैं आप इस पे, सबसे ज़्यादा आपका एलोकेशन इसी पे है। तो चूंकि बैंकिंग सेक्टर ने कोविड के बाद से आउट परफॉर्म किया, बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लोन ग्रोथ भी 16-17% की आई, हो सकता है ईयरली क्लोजिंग बेसिस पे 13-14% की आए। उसमें रिटेल लोन ग्रोथ बहुत सॉलिड रही है, कॉरपोरेट में उतना पिकअप नहीं आया है। अब चूंकि ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं, और जैसा कि आपने खुद ही कहा कि आप बहुत ज़्यादा डिकपल हो नहीं सकते, अगर यूएस में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो भारत में बढ़ानी पड़ेगी, वरना आपका करेंसी वीक हो जाएगी। तो जहाँ पे निम्स पे इतना प्रेशर आने वाला है कि आपको डिपॉजिट, अब देखिए अभी कुछ समय पहले क्या मतलब कल ही भारत के सबसे बड़े बैंक ने 8.25% पे फंड रेज किया है। तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर जा रही है, और आपकी लोन ग्रोथ पे या तो असर पड़ेगा या आपका निम पे असर पड़ेगा। और उतना ज़्यादा प्राइवेट कैपेक्स मुझे नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी आप इस पे क्यों बुलिश हैं? सो 3-4 रीजन नीरज। पहला तो अगर आप देखेंगे 2019-20 से इंडिया का लोन ग्रोथ रिवाइवल चालू हो गया था। ऑब्वियसली स्टीम 2021 में आया, और अभी नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। हमें लगता है कि हम कहीं मिड साइकिल में है बैंकिंग सेक्टर की, और ये ग्रोथ और अच्छी क्रेडिट क्वालिटी का कॉम्बिनेशन अगले 2-3 साल तक कंटिन्यू रह सकता है। ग्रोथ अगर आप देखेंगे, ग्रोथ को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 या 4 मेजर सेगमेंट है इंडिया में, रिटेल, कॉर्पोरेट, एसएमई। तीनों ही सेगमेंट्स में डिसेंट ग्रोथ आ रहा है। 2020 से पहले सिर्फ रिटेल ग्रो कर रहा था, अगर आप 2020-21 डेटा एनालाइज करेंगे तो कॉर्पोरेट में भी थोड़ा डिसेंट पिकअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पिकअप है, काफी सेगमेंट में पिकअप दिखाई देने लगा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम प्राइवेट केपेक्स साइकिल पे भी बुलिश है, एंड मैन्युफैक्चरिंग पे ऑप्टिमिस्टिक है, तो उसका भी रिफ्लेक्शन लोन ग्रोथ में आना चाहिए। सो देयरफॉर एंड अगर आप दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू देखेंगे बैंकिंग का, वो होता है क्रेडिट क्वालिटी। एंड अगर क्रेडिट क्वालिटी में भी देखेंगे, जो भी 3-4 बड़े सेगमेंट है इंडिया में, उनमें कहीं भी मेजर रिस्क दिखाई नहीं दे रहा है। रिटेल में कोई मेजर रिस्क एटलीस्ट नियर टर्म में दिखाई नहीं देता है। इंडिया वो के शेप्ड रिकवरी के थ्रू हैज हैपेंड इन इंडिया, एंड जनरली बैंकिंग का जो बड़ा रिटेल कस्टमर है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ही होता है, एंड दैट सेगमेंट इज डूइंग क्वाइट वेल।
तो वहां पे कोई बड़ा रिस्क नहीं दे रखा है। अगर आप कॉर्पोरेट सेगमेंट देखेंगे तो कॉर्पोरेट्स ने इतना डीलेवरेज किया है 2015 टू 19 कि अगर अगर आप कॉर्पोरेट डेट भी देखेंगे, इंडिया शायद अपने 10-15 साल के लोएस्ट लेवल्स पे है। तो कॉर्पोरेट्स में भी कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं नहीं नजर आ रहा जहां पे कि कोई बड़ा रिस्क एमिनेट हो सकता है। कोई बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप ऐसा नहीं लग रहा जहां पे बड़े रिस्क एमिनेट हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा। तो जनरली आई थिंक both growth and credit quality can continue to do well for अगले 2-3 साल के लिए। यहीं पे बुलिशनेस, आई मीन प्राइम रीजन ऑफ बुलिशनेस यही है कि ग्रोथ और क्रेडिट क्वालिटी दोनों में हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। ओके अच्छा विनय, एक सेक्टर आईटी जो बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अंडर परफॉर्म करे या नहीं चल रहा तो अंडर परफॉर्मेंस ही मान रहे हैं लोग, और उसमें अभी यूएस से भी पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसलिए बड़ी अनसर्टेनिटी है। क्या इसलिए आप उसमें इन टर्म्स ऑफ बुके कम आपने ले रखा है? एलोकेशन तो किया है आपने, लेकिन इसलिए कम रख रहे हैं क्योंकि अभी उसमें अनसर्टेनिटी है? तो 2-3 रीजन नीरज। पहला रीजन तो ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम डोमेस्टिक सेक्टर्स पे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, एंड आईटी ऑब्वियसली एक ग्लोबल सेक्टर है। ग्लोबल इकोनॉमी डिटरमाइन करती है, पर्टिकुलरली यूएस और यूरोप डिटरमाइन करता है कि आईटी इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स कैसे रहेंगे। तो वहां पे जैसा कि आपने कहा अनसर्टेनिटी है